अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो एवरीवन, कैन वी स्टार्ट? ज्वाइन जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए फास्ट। चले देखें, लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने बता दिए थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया आपने को, I इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कोई भी बॉडी का जो है मास और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल रहता। होल बॉडी का लिए तो तमाम पार्टिकल का हम सम कर लेते। बेसिकली हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से देखे थे। ठीक है बेटा, आज हम उसके आगे वाला पॉइंट देखने वाले हैं। थोड़ा शॉर्ट में देखिए कि एक्चुअल में है क्या। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। In 11th standard, we saw that angular displacement, angular velocity and angular acceleration respectively replace displacement, velocity and acceleration for various kinematical equations। तो ऑलरेडी हमने 11th के पार्ट में कुछ बताया था, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, लीनियर वेलोसिटी v है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है, लीनियर एक्सेलरेशन a है, तीसरा जावीसरा तिरफ्तार जावे रफ्तार। तो ये सर्कुलर के लिए यानी कि रोटेशन के लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर यूज़ करेंगे, और वही लीनियर रहा तो सिर्फ सिंपली डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, और सर्कुलर रोटेशन रहा तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से यूज़ करते। और साथ ही काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमने स्टार्टिंग लेक्चर में बताए थे, तीन जो हमारे न्यूटन के काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, आप लोगों को याद भी होंगे। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इन्हीं इक्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ एंगल हम चेक कर रहे थे, सर्कुलर मोशन के चेक कर रहे थे। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम लिए थे ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस अल्फ़ा टी, है ना। तो वो टेबल भी मैंने बना कर दिया था, तो प्रीवियस लेक्चर्स जो नहीं देखे वो अच्छे से देख लीजिए स्टार्टिंग से। ठीक है, चलिए तो थोड़ा आगे यहाँ पर देखते हैं हम। टॉर्क इज एनालॉगस क्वांटिटी फॉर फोर्स, समझ में आया। तो एनालॉगस क्वांटिटी यहाँ पर हमको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ए मास, यानी कि जो लीनियर में काम मास करता है वही रोटेशन में काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। अब आप बोलेंगे क्या करता, तो मास क्या करता, सबसे पहले याद कीजिए। एक बॉडी है, अगर एक बॉडी जैसे कि मैंने बोला आपको एक किलोग्राम की बॉडी है और दूसरी 15 किलोग्राम की बॉडी, 15 किलोग्राम की बॉडी है, 1 किलोग्राम की एक बॉडी है, दो बॉडी है जिनके मासेस 1 kg एंड 15 kg। अब अगर आप दोनों को पुश करेंगे, दोनों को सेम फोर्स लगाएंगे, तो आपको पता है कि जो कम मास वाला होगा वो इजीली मूव हो जाएगा, मोशन करेगा, वही ज़्यादा मास वाला जो है वो इजीली मूव नहीं होगा और उसके स्पीड कम रहेगी, यानी मोशन उसकी कम रहेगी। यानी मोशन को रुकावट का काम कर रहा है यहाँ पर मास, यानी कि हमारी जो मूवमेंट है, हरकत को रुकावट का काम जो कर रहा है वो मास कर रहा है। यानी कि मास क्या है यहाँ पर, हमारा रुकावट है। ठीक है, इनर्शिया है। वही काम रोटेशनल मोशन में दो लोग करते, एक तो बॉडी का मास और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी कि उसका साइज़ जिसको हम एज ए कंसिडर कर सकते। तो ये दोनों को मिला के हमने एक क्वांटिटी बना दिए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिए थे। तो जैसे कि जो काम लीनियर में मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो हम बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एनालॉगस क्वांटिटी है मास की। समझ में आया जी जी, यानी कि वो उससे रिलेटेड है, इस तरह हम बता सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर नीचे देखिए, आल्सो टॉर्क इज एनालॉगस क्वांटिटी फॉर फोर्स, यानी कि जो काम फोर्स लीनियर में करता है वही रोटेशन में काम करता है टॉर्क। तो अब टॉर्क क्या रहता, तो ज़रा समझ लो शॉर्ट में।
जस्ट अ मिनट। तो बच्चों देखिए इधर, यहाँ चल रहा है हमारा आल्सो टॉर्क इज एनालॉगस क्वांटिटी फॉर फोर्स, यानी कि हमारी जो काम फोर्स करती है, कुव्वत करती है, वही काम हमारा टॉर्क करता है, लेकिन रोटेशन में। ठीक है, जैसे कि आप अब बोलिए, अगर एक बॉडी है, एक बॉडी को मुझे यहाँ पर मूवमेंट कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू आगे मूव होगा, यानी लीनियर मोशन करेगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन करेगा। वही अगर मुझे एक बॉडी है जिसको रोटेशनल मोशन कराना है, सपोज़ एक बॉडी है इस तरह से, सपोज़ एक रॉड है, मुझे इसे रोटेट कराना है इस एक्सिस पे, इस तरह से रोटेशन कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा, एक फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा। ये फोर्स दोनों फोर्स जब लगेंगी तो ये क्या करेगा, इस तरह से रोटेट होगा। क्या हो जाएगा, रोटेट होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? तो रोटेशन इस तरह से कंप्लीट कंटिन्यू रोटेशनल मोशन करेगा। यानी जो लीनियर में जो काम फोर्स से हो रहा था, यहाँ रोटेशन में वही काम इधर से एक, इधर से एक, ऐसी फोर्स लगाएंगे तो ये बराबर इस तरह से रोटेट होगा। तो लीनियर में जो काम फोर्स से हो रहा था, रोटेशन में वही काम हमारा कपल ऑफ फोर्स से हो रहा है, यानी कुव्वत की जोड़ी से हो रहा है। और यही कपल ऑफ फोर्स जो है, इसी को हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको हम? टॉर्क, यानी गर्दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उर्दू में? गर्दिशा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको टॉर्क। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड याद रखिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये याद रखिए। तो हमारी जो दो फोर्सेस लगा रहे हैं हम, उसमें से एक फोर्स कोई भी, क्योंकि दोनों भी सेम ही रहने वाली है, कम ज़्यादा नहीं, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ले लेंगे। ठीक है, ये याद रखिए बेसिक के लिए। ठीक है बेटा, चलिए। और उसके बाद क्या बोल रहे हम, एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मोमेंटम हमने देखे थे। काइनेटिक एनर्जी मास एज ए कॉमन टर्म, इन ऑर्डर टू हैव देयर रोटेशनल एनालॉगस वी नीड टू रिप्लेस ऑफ फॉर मास। तो जैसे कि हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², ये हमको मालूम है। ठीक है, तो ये बता रहे अपने को कि जैसे कि हमारे पास फोर्स का रिप्लेसमेंट कौन कर रहा, टॉर्क कर रहा है। ठीक है, वैसे ही मास का भी कुछ तो भी रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तो मास का जो रिप्लेसमेंट होता है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी लीनियर मोशन में मास जो काम करेगा वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जमूद का मियार असर आई करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारा 11th का पार्ट थोड़ा बेसिकली इसमें हमको बता दिए, थोड़ा सा एक बेसिक नीड के लिए, कंसेप्ट बनाने के लिए शॉर्ट में बताया हुआ है। डायरेक्टली आगे देखिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू ओपन अ डोर विथ हिंग्स, अगर हम कोई डोर ओपन करते हैं, वी गिव अ सर्टेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू इट, यानी हमारे पास जो दरवाज़ा है, डोर है, अगर ये डोर आप ओपन करते हैं, सपोज़ कीजिए ये दीवार है, ये दीवार से आपका ये डोर अटैच है, आप क्या करें, इसको पकड़े, इसके एंगल को, हिंग को इसके, और अगर आप इसको क्या करें, फिर यहाँ से इधर यहाँ तक इस तरह से मूव करें इसको, तो हम क्या करें, एक पर्टिकुलर एंगल से उसको क्या करें, थीटा एंगल से रोटेट करें। आया समझ में? हाँ, डिस्प्लेस करते हैं। द एफर्ट्स नीड्स फॉर दिस डिपेंड नॉट ओनली अपॉन द मास ऑफ द डोर बट आल्सो अपॉन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारा जो डोर है, ये जो डोर है, तो जो जैसे हमने बोले इस डोर का, सपोज़ एक ये डोर है, दूसरा एक ऐसा बड़ा डोर है, दो डोर है आपके पास, ये एक डोर है। सेम अगर आप फोर्स इसको भी लगाएंगे, सेम अगर आप फोर्स इसको भी लगाएंगे, तो दोनों में से मूवमेंट इजीली छोटे वाले की होगी, ये हमको मालूम है। और बड़े वाले को ज़रा ज़्यादा फोर्स लगेगी, सेम फोर्स लगाएंगे तो बड़ा वाला जल्दी मूव नहीं करेगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस का काम है, रुकावट का काम है, ठीक है, तो वो हमारा जो एफर्ट है, जो हमको लगाना पड़ रहा, हमारी जो मेहनत है इसके पीछे, वो डिपेंड नहीं है सिर्फ मास पे। ये बताना चाह रहे अपन कि ये तो मास पे डिपेंड है, लेकिन सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं है। यानी यहाँ पर मास कम है तो ये इजीली मूव हो जाएगा, यहाँ पर बड़े वाले का मास ज़्यादा है तो इसको ज़रा टाइम लगेगा। लेकिन दूसरा और एक चीज़ है
ये डिपेंड है डिस्टेंस पे। कहाँ से? अब जहाँ पर रोटेशन हो रहा है ये अपना यहाँ पर रोटेशन हो रहा, एक्सिस जो दीवार पर है जहाँ पर आपके एंगल लगे होंगे उसको उसके अबाउट ये रोटेट होगा। तो ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस रहेगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर भी डिपेंड है। यानी सिर्फ मास पे नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो है ज़्यादा डिपेंडेंट है यानी कि अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कुछ इस तरह से डिपेंडेंट है कि अगर मोमेंट ऑफ यानी कि रुकावट अगर अपन देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शन में आती है। यानी कि हमको जितना मास से होता है उतना ही रेडियस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर के डिस्टेंस जो भी लेंगे डिस्टेंस उसका स्क्वायर लेने पर हमको आता है वही प्रोपोर्शन, यानी वही चेंज प्रोपोर्शन जो चेंज है यानी कि हमारे पास तनासुब है वो उसी के साथ हम देखेंगे। तो जितना जैसे कि सपोज़ कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बता दिए एम आर स्क्वायर, यानी ये एम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, एम कम होगा तो आई कम होगा। वैसे ही आर के सिर्फ आर के साथ नहीं बल्कि आर स्क्वायर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर स्क्वायर की वैल्यू के साथ ये अपने आप को प्रोपोर्शन में करता है। इसलिए हम बता देंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, वही यहाँ पर समझाया गया है। और ये जो मैंने आपको लिखा कर दिया है वो काफ़ी है, ये समझने के लिए देख लीजिए। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछता है तो हमने जो लिखा है वो लिख दिया आपने तो काफ़ी है, ये उसी को एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया हुआ है। समझ में आया? तो यहाँ पर हमको बता रहा है कि सिर्फ मास ही नहीं बल्कि ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डोर का ये भी डिपेंड करता है। तो क्वांटिटी एनालॉगस मास इंक्लूड नॉट ओनली मास, यानी कि एनालॉगस क्वांटिटी मास के लिए जो रहेगी तो वो सिर्फ मास नहीं रहेगी रोटेशन के लिए, आल्सो डिस्टेंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस यानी क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंटेन करेगा। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर तक वो कमियत फैली हुई है, कहाँ तक कमियत की तकसीम है, वो सब चीज़ें भी डिपेंड करेगी। आया समझ में? तो ये चीज़ें अपने को बताई हुई है जो कि ऑलरेडी हमने ये प्रीवियस अपने लेक्चर में डिटेल में बता दिया था, बट थोड़ा बुक के हिसाब से भी आपको थोड़ा सा इसको नॉलेज दे दिया हुआ है। आगे जो डेरिवेशन है हमारा काइनेटिक एनर्जी का, तो क्वेश्चन आता है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन करके लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों चले आज ये टॉपिक हम ले लेंगे कंप्लीट। राइट डाउन हेडिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, राइट डाउन फास्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी गर्दिशी जिस्म की तवानाई बिल हरकत, लिखिए हेडिंग लिखिए गर्दिशी जिस्म की तवानाई बिल हरकत, या इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आप बोल सकते। गर्दिश जिस्म की तवानाई बिल हरकत, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी एक ही बात है। ओके ओके, थोड़ा सा थ्योरी लिखिए। फ़र्ज़ कीजिए कि इंग्लिश वाले क्या करो ये फिगर बनाओ, इंग्लिश वाले ये फिगर बनाइए फास्ट। उर्दू वाले लिखिए फ़र्ज़ कीजिए कि एक जिस्म एन ज़र्रात पर मुश्तमिल है, कैपिटल एन लिख दो, कैपिटल एन ज़र्रात पर मुश्तमिल है, जिनकी कमियतें बितरतीब M1, M2, M3 डॉट 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 Mn है, M1, M2, M3 डॉट 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 Mn है। और जो महवर से बितरतीब R1, R2, R3 डॉट 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 Rn फासलों पर वाक़ है।
आर एन फासलों पर वाक़ है। जब जिस्म गर्दिशी हरकत अंजाम देगा जब जिस्म गर्दिशी हरकत अंजाम देगा तब तब उस जिस्म के तमाम ज़र्रात मुस्तकिल ज़ावियाई रफ्तार ओमेगा के साथ गर्दिश करेंगे। मुस्तकिल ज़ावियाई रफ्तार ओमेगा के साथ गर्दिश करेंगे। तो ये जो हमारी बॉडी है जब इस तरह से रोटेट होगी तो याद रहे कि ये जो ज़र्रात है मुस्तकिल ज़ावियाई रफ्तार के साथ दायरवी हरकत करेगी। ऐसा लिख दो, मुस्तकिल ज़ावियाई रफ्तार के साथ शॉर्ट में क्या करो, UCM करेगी, यानी यकसा दायरवी हरकत करेंगे। अब ये जितने भी पार्टिकल्स है इसके, ये सब क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडी तो रोटेट हो रही है लेकिन इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, यकसा दायरवी हरकत। जैसे कि आपको पता है फ़ैन, ये फ़ैन है सपोज़ अपना, फ़ैन क्या करता है बच्चों, फ़ैन तो करता है हमारा रोटेशन मोशन, इस तरह से मूव होता है। लेकिन अगर आपने ये फ़ैन पे कोई चीज़ यहाँ पर रख दी है, सपोज़ करे या आप लटक गई है, बत्ती पकड़ के टेढ़ी हो जाएगी, आप मत लटको, यहाँ पर कोई चीज़ रख दी है अपन ने, तो वो चीज़ क्या करेगी, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म होगी यहाँ पर, रोटेशनल मोशन। लेकिन ये फ़ैन क्या, रोटेशनल मोशन, और ये जो पार्टिकल करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आया समझ में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वैसे ही ये जितने भी पार्टिकल आप बोलेंगे, यहाँ एक रखे इन्हें भी यूनिफॉर्म, यहाँ रखे इन्हें भी यूनिफॉर्म, ये रोटेशन मोशन फ़ैन की रहेगी, लेकिन पार्टिकल का क्या रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी तरह यहाँ पर बॉडी तो रोटेशनल मोशन ही कर रही है, लेकिन जो पार्टिकल्स है वो UCM परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, UCM अंजाम देंगे, बोल दीजिए, ठीक है। लेकिन इनकी ख़ती रफ्तारें मुख्तलिफ होगी, मुख्तलिफ होगी। कैसी मुख्तलिफ होगी, नीचे लिख दो ऐसा, V1 = R1 ओमेगा, यानी पहला वाला जो ये पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी इधर सीधा इधर रहेंगी V1, दूसरे वाले की इधर V2, तीसरे वाले की इधर V3, चौथे वाले की ऐसा, यानी कि हर पॉइंट पे अलग अलग। तो V वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ पार्टिकल इधर, यहाँ पार्टिकल इधर, यहाँ पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल की इधर, यानी हर एक की लीनियर वेलोसिटी चेंज, इसलिए यहाँ पर V1 V2 लिया गया है। और चूँकि एक्सिस से डिस्टेंस भी R1 R2 डिफरेंट है, लेकिन ओमेगा सबका सेम है, तो इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे, V1 = R1 ओमेगा, V2 = R2 ओमेगा, V3 = R3 ओमेगा, Vn = Rn ओमेगा। तो नीचे लिख दीजिए एज इट इज़, ये वाली स्टेप हम जानते हैं कि बोल के भी लिख सकते हैं आप। और ये कहाँ से आया, तो हमको मालूम है, हमने प्रूफ करे थे स्टार्टिंग में, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी V = R ओमेगा, वहाँ से हमने ये ले लिए डायरेक्टली। तो हम जानते हैं बोल के आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख लो, उसके बाद फिगर बना लो, शक्ल बना लो, उर्दू वालों। इंग्लिश वाले बेटा थोड़ा थ्योरी लिखिए, चलिए जल्दी से, बहुत देर से लिख के आप लोग वेट भी कर रहे हैं, लिखिए। लेट अस कंसीडर the object to be consisting of n particles. Let us consider an object to be consisting of n particles of masses m1 m2 as it is, पूरा लिखिए। अरे आप लोगों को रेडीमेड है पूरा, यहाँ तक लिख लो। चलो देखो, लेट अस कंसिडर, ऑब्जेक्ट है, n पार्टिकल है, उसमें मासेस क्या है, m1 m2 m3 mn एट respective perpendicular distance r1 r2 r3 rn from the axis of rotation. As the object rotates, all the particles performing UCM with same angular speed omega but different linear velocities, linear speeds, v1 r1 omega, v2 r2 omega vn rn omega, as it is लिख लीजिए। यानी पार्टिक बॉडी है, उसके अंदर मासेस है m1 m2 m3 mn, पार्टिकल और डिस्टेंस उनका r1 r2 r3 rn,
और सबकी वेलोसिटीज़ लीनियर वाली जो v1 v2 अलग अलग रहेगी, ओमेगा सबका सेम रहेगा। ये बात हमने बता दी। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए फास्ट। यहाँ से यहाँ तक लिखिए। ये लिखने के बाद चलो लिखो जल्दी से फास्ट। चले 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 आगे देखेंगे। ये लिखने के बाद डायरेक्टली लिखिए, हम जानते हैं कि पहले ज़र्रे की ख़ती तवानाई बिल हरकत, पहले ज़र्रे की ख़ती तवानाई बिल हरकत। देखो ये ज़रा थोड़ा सा शॉर्टकट है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शॉर्टकट लिया इसने, अपन उसको अच्छे से लिख लेंगे। पहले ज़र्रे की ख़ती तवानाई बिल हरकत। उर्दू इंग्लिश वाले लिखो बेटा। वी नो दैट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज़। चलिए तो अब आपको पता है, क्या पता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है जी? हाफ एम वी स्क्वायर। पहले देख लो इस पे, हाफ एम वी स्क्वायर। फर्स्ट पार्टिकल का देख रहे तो इसको 1 लगेंगे, फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 लगेंगे, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v1 लगेंगे। तो इसलिए फर्स्ट पार्टिकल का फॉर्मूला हम ले लेंगे काइनेटिक एनर्जी 1 हाफ m1 v1 स्क्वायर, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर भी लिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, फर्स्ट पार्टिकल है इसलिए 1 1 1 लगा दिए हमने। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ये जो v है, ये v के प्लेस में हम रख सकते r ओमेगा। तो हमने क्या करना है, ये हाफ m एज इट इज़, हाफ m एज इट इज़ v के प्लेस में हम रख देंगे r ओमेगा। तो ये हमारा हाफ एम वी स्क्वायर का हाफ m एज इट इज़ v के प्लेस में रख दिए r ओमेगा, लेकिन v का स्क्वायर है तो r का भी स्क्वायर ओमेगा का भी स्क्वायर। इस तरह से ये बन गया हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ke1 का फॉर्मूला आपको मिल गया हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ता है, बढ़ने दो, स्टेप बाय स्टेप लिखो। पहला स्टेप तो ये समझ में आ गया होगा, अगले स्टेप में लिख देने का अपने को, क्या लिखने का? हाफ एज इट इज़ m1 एज इट इज़, v1 की जगह रख दिए हमने r1 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। अगले स्टेप में हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा का भी स्क्वायर, ब्रैकेट खोले। इस तरह से एक स्टेप बढ़ा तो बढ़ा, एज इट इज़ लिखिए एक्सप्लेनेशन के साथ। ये v के प्लेस में r ओमेगा रखिए, अगले स्टेप में फिर ये वाली स्टेप लेकर आइए। तो ये आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। उसके बाद शॉर्टकट लेना है आपने, क्या लेना है? सिमिलरली। क्या बोल देना है? सिमिलरली, इसी तरह। इसने नहीं बताया, आप बता दो। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा, सिर्फ 1 1 की जगह क्या करेंगे आप? 2 2 ले लेंगे। तो इस ऐसा एक बार बता दीजिए। ये स्टेप जो मैंने बताया ये लिख दिया आपने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 r1 ओमेगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसके नीचे इसी तरह बोल के काइनेटिक एनर्जी 2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा एंड also for nth particle and also for nth particle और nवें ज़र्रे के लिए, ऐसा लिखने का, nवें ज़र्रे के लिए कैसा लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी n, काइनेटिक एनर्जी छोटा सा लगाने का नीचे n इज इक्वल टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यानी सबको क्या कर दिया हमने? n n लगाए, पहले 1 1 था वैसे 2 2 लगाए, फिर n n लगा दिए। समझ में आया? ठीक है। चलिए उसके बाद ये वाला डायलॉग बोलने का अपना। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जीज, दस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इज, बोल देने का एज इट इज़। क्या बोलने का? हाँ, जिस्म की गर्दिशी तवानाई बिल हरकत तमाम ज़र्रात की तवानाई बिल हरकत का मजमुआ होगी।
गर्दिशी जिस्म की तवानाई बिल हरकत तमाम ज़र्रात की तवानाई बिल हरकत का मजमुआ होगी, ऐसा बोल दीजिए, मजमुआ होगी। फिर उसके बाद एक स्टेप लिखिए, कैसा? काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का ROT लगाने का नीचे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का ROT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड प्लस डॉट 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 प्लस काइनेटिक एनर्जी n, ऐसा लिखो। उसके बाद लिखे क्या? फर्स्ट सेकंड प्लस डॉट 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 लास्ट में काइनेटिक एनर्जी n। चलो अब सबकी वैल्यू रख देंगे हम। हाँ चलो, काइनेटिक एनर्जी 1 की जगह रख देंगे हम हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी 1 की जगह। 2 की जगह रख देंगे हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, और काइनेटिक एनर्जी n जो था लास्ट में उसकी जगह रख देंगे हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो स्टेप बाय स्टेप लिखो, सब अच्छे से आता समझ में। अब सबके पास क्या है? हाफ कॉमन है और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। ये हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर सबके पास कॉमन है। तो क्या करें, हमने इधर हाफ इधर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिए। क्या बच गया? यहाँ बचा m1 r1 स्क्वायर, यहाँ बचा m2 r2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में बचा mn rn स्क्वायर, बच गया जी। और इसी को मैंने बोला था कि प्लस है तो हम क्या कर सकते, समेशन ले सकते सबका। I इज इक्वल टू 1 to n, यानी 1 से n तक की जगह हम क्या कर देंगे, I रख देंगे। किसका किसका है? m r का स्क्वायर सबका सम है, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, यानी m r स्क्वायर का सम है वो। और 1 to n की जगह हम रख देंगे I, यानी ये हो जाएगा mi ri स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू समेशन mi ri स्क्वायर। ये देखो इसने रेडीमेड दिया है, एज इट इज लिख लो, वी नो दैट बोल के, या फिर वी हैव, हम ले सकते हैं इस तरह से बोल के, डायरेक्टली आप लिख ले सकते हैं। स्टेप एक के नीचे एक लो, ये स्टेप कॉमन लिए, इसके नीचे ये ब्रैकेट में बता दो। फिर ये वाला जो हमारा बॉक्स है आप उसकी जगह लिख सकते ये वाला टर्म, ठीक है। बहुत बड़ा शॉर्टकट लिया इसने, अपन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेंगे। आप लोग ने ये स्टेप लिखे, इसके बाद आपने क्या करना है, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके ये स्टेप लिखना है बस, ये मत लिखो अभी, ये इतना वाला टर्म मत लिखो, हाँ इतना ले लो। इसके बाद ये लिखो, लिखो वेयर मत लिखो, आई इज इक्वल टू, हाँ तो ये जो लिखे अपन ने समेशन एम आई आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है। तो हम क्या कर सकते, फिर ये स्टेप बाय स्टेप पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये लिखे आपने, इसके बाद लिखिए क्या, इज इक्वल टू हाफ, इसकी जगह लिख सकते ये ब्रैकेट में बोल दो समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to n, और बाहर बचा हुआ ओमेगा स्क्वायर। अगले स्टेप में बता दो कि ये तो आई है, तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या हो गया ये, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया फिर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वही आया डायरेक्ट, जिसको समझ रहा मैथमेटिक्स अच्छा अच्छी बात है, नहीं समझा तो स्टेप बाय स्टेप लो, वैल्यू आना चाहिए बस। तो क्या किया गया, ये है, इसको बताया उसने ऐसा लिख सकते, और ये वैल्यू किसकी, आई की, तो उसने डायरेक्ट स्टेप बता दिया कि इसकी जगह आई रख दो, ये बन गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर बाद में नीचे बताया कि जहाँ पे ये ऐसा था इसकी जगह ये था, इसकी जगह ये लिए, हम ऐसे भी बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे इसको अपन थोड़ा सा बता देंगे, यहाँ आगे क्या बता रहा है। तो अगर हमने ये रिप्लेस कर दिए, ये वाला जो फॉर्मूला हमारा आया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पहले जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, ठीक है, शॉर्टकट में आपको बताता हूँ मैं। पहले जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हमारा ये था हाफ एम वी स्क्वायर।
अभी जो आया वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि काइनेटिक एनर्जी लीनियर की ये है, ये रोटेशनल की, ठीक है। हाफ हाफ दोनों में चलो सेम है। इधर जो काम v करता है इधर वो काम ओमेगा करता है, ये भी हमको मालूम। लीनियर में जो काम वेलोसिटी का रहता है, स्पीड का, वही सर्कल रोटेशन में एंगुलर वाले का रहता है, यानी एंगुलर स्पीड ओमेगा का रहता है, ये भी मालूम। फिर तीसरी चीज़, जो आखिरी चीज़ बची हमारे पास, इधर दिख रहा m और इधर दिख रहा i, यानी हम बोल सकते कि जो काम लीनियर में m करता वही काम रोटेशन में i करता। तो जो अब तक बोल रहे थे अपन, वो यहाँ पर प्रूफ हो जाता सीधा सीधा। क्या हो जाता प्रूफ? कि हमारा जो I है इज़ डिफाइंड एज द रोटेशनल इनर्शिया, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप इसको बोल सकते कि ये क्या है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा यूज़ करेंगे हम, ये रिप्लेस करता है मास को लीनियर में, यानी जो काम लीनियर में मास करता था, यानी आप बोल सकते ये एनालॉगस है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास, ऐसा अपन बोल सकते कि जो आई है वो एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास है, ठीक है। जो काम खती हरकत में मास यानी कमियत अंजाम देती है, वही काम गर्दिशी हरकत में जमूद का मियार असर आई अंजाम देता है, ऐसा उर्दू वाले लिख दे सकते। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको? तो यहाँ पर यही बताया गया है हमको कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन से भी हमने देखे तो यही स्टेप हमारी आती है। दस आई डिफाइंड एज टू बी रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को हम बोलते हैं यहाँ पर। और ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिस जो बॉडी यहाँ पर मूव हो रही, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हमको कैलकुलेट करने का रहेगा आगे, ठीक है। इट इज़ क्लियर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन। अच्छा चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड है? पहला, इंडिविजुअल मासेस, यानी पूरे बॉडी में जितने मासेस है, तो इसका कोई भी चीज़ डिपेंड मैं बताया आपको कैसा पहचानना, तो फार्मूला देख के पहचान लेना। जो फार्मूले में है उसमें डिपेंड रहता, जो फार्मूले में नहीं है उस पर डिपेंड नहीं रहता, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है, आई इज इक्वल टू एम आई आर स्क्वायर। तो बोलो अब आई किस पे डिपेंड है? तो आई डिपेंड है एम आई पे, और दूसरा कौन दिख रहा? आर आई पे, यानी ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो वही बोल देंगे अपन, पहला इंडिविजुअल मासेस, एम आई यानी M1 M2 M3 M4, ये इंडिविजुअल मासेस है, सब इन पर डिपेंड है, यानी कि इंडिविजुअल मासेस पूरी बॉडी के जो भी है हमारे, यानी कि क्या बोलेंगे हम उसको उर्दू में, मुनफरिद कमियत पर, यानी हर एक की मुनफरिद कमियत पर मुनहसिर करता है। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस, आर आई को क्या बोले हमने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, यही कमियत की तकसीम पर भी, सेकंड उर्दू वाले लिख सकते, कमियत की तकसीम पर भी मुनहसिर है। दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है ना, एक गिवन रोटेशन एक्सिस के अबाउट में, ठीक है, अबाउट रोटेशन एक्सिस। तो याद रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड क्या पे बोले तो इंडिविजुअल मासेस पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस पे, कमियत पर, ज़र्रात की मुनफरिद कमियत पर, और दूसरा कमियत की तकसीम पर, दो चीज़ों पर मुनहसिर करता है, ठीक है। फॉर अ डिफरेंट एक्सिस इट विल डिपेंड अपॉन द मास डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द एक्सिस विल बी डिफरेंट इफ़ देयर इज़ नो सिमेट्री। तो अलग अलग एक्सिस हम लेंगे, सपोज करो ये एक बॉडी है, कैसी भी शेप की एक बॉडी है, इसका ये एक्सिस देखेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा, ये एक्सिस देखेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करेंगे इस एक्सिस का तो अलग, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस के हिसाब से, एक्सिस के हिसाब से, एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से, गर्दिशी महवर से मुताल्लिक़ हम क्या करेंगे, उसका जमूद का मियार असर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, और वो अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा हर एक्सिस के लिए, क्योंकि कमियत की तकसीम बदल जाती है। ये दो चीज़ें बदलेंगे तो जाहिर सी बात है आई भी बदलेगा। समझ में आया सबको? तो एक चीज़ हम यहाँ पर गौर से देख लिए, और इसके बाद वाला भी जो पॉइंट है हमारा शॉर्ट में यहाँ पर ऑलरेडी हमने देखा हुआ ही है। ये जो पॉइंट है देखिए गौर से, जैसे कि मैंने बताया कि M1 M2 M3 अलग अलग पार्टिकल होने के बजाय पूरी बॉडी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो होमोजीनियस है, यानी कि एक ही जैसे है, तो हम क्या करेंगे, पूरों को अलग अलग सम करने की ज़रूरत नहीं, किसी एक का ले लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो हो जाएगा पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर उसी ताल्लुक से डिस्कशन किया गया है, थोड़ा देख लेंगे। ड्यूरिंग दिस डिस्कशन फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम द ऑब्जेक्ट टू बी कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हम क्या करते हैं, एक बॉडी को फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि कुछ इतने नंबर है, इतनी
तादाद है ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। इन प्रैक्टिस यूजुअली इट इज़ नॉट सो। For a homogeneous rigid object of mathematically integrable mass distribution, the moment of inertia is to be obtained by integration I is equal to integration r square dm। तो जैसा ही हमने बताया आपको कि जो कॉमनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, तो आप उसके लिए क्या करना, तो ये एक बॉडी है सपोज, इसके अंदर पूरे सेम मासेस है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना। सपोज करो कि जो एक पार्टिकल है इसका मास स्मॉल मास इसका जो है वो dm है और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मास डिस्टेंस का स्क्वायर। ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इस पार्टिकल का। पूरे बॉडी का होना तो आप क्या करेंगे, यही एक को पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो छोटी चीज़ बड़ी होगी, तो छोटी चीज़ को बड़ा करके देखेंगे, उसी को इंटीग्रेशन हमने बताए थे पहले भी, तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी का। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हमारा याद रखना है, ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी हमने देखे थे, तो इसी को यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन और अच्छे से करके बता दिया गया है। इफ़ इंटीग्रेबल मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नोन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरेटिकली, बट इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो एक बात यहाँ पर याद रखिए इम्पॉर्टेंट MCQ के लिए, अगर इंटीग्रेबल मास डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट नोन, अगर हमको उसका तकमीली कमियत की तक़सीम नामालूम हो, तब हमारे लिए जो थ्योरेटिकली यानी कि नज़रियाती तौर पर जमूद का मियार असर हासिल करना नामुमकिन होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरेटिकली हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, बट इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, तब हमको तजुर्बाती तौर पर उसे हासिल किया जा सकता है। इस तरह से याद रखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर हमने जो पढ़े ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी, और अभी जो हेडिंग हमने लिखे थे काइनेटिक एनर्जी, तो वो आप वहाँ पर लाकर लास्ट स्टेप काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पे छोड़ सकते। उसके आगे आपने लिख देना है कि जो काम कमियत करती है ख़ती हरकत में, वही काम हमारी गर्दिश हरकत में ओमेगा करते हैं। उस गर्दिश हरकत में जमूद का मियार असर आई करता है, बता दिए। ये दो फार्मूले कंपेयर करके आप बता सकते कि इधर जो काम ओमेगा का है इधर v का है, इधर i का है, इधर वही काम m का है। तो ये रोटेशन काइनेटिक एनर्जी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी दोनों को हमारे पास कंपेयर करके बता सकते हम। तो यहाँ पर हमको प्रूफ कर सकते हैं, हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ ए एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। ठीक है, तो यहाँ आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम आगे देखेंगे, और होमवर्क तो नहीं है आज के लिए ख़ास, बट ये जो मैं लिखाया हूँ फेयर नोट करिए, और फेयर नोट्स मुझे प्रोवाइड बताइए कि हमने ये इस तरह से फेयर कर रहे काम कर रहे। तो अगर आप लोग पढ़ रहे अच्छे से, तो मेरा भी कंटिन्यू लेक्चर प्रोवाइड करने का मन रहेगा। तो उसी तरह आगे इंशाल्लाह जो रिवीजन वगैरह भी है कवर करेंगे अपन, और जैसे ही टेस्ट चैप्टर होगा उसके बाद पहले टेस्ट होगा, टेस्ट जो प्रेजेंट रहेंगे उन्हीं के लिए आगे कंटिन्यू लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्राइवेट में लिंक देके पब्लिकली लेक्चर्स प्रोवाइड बाद में नहीं किए जाएंगे। तो अच्छे से लेक्चर को रिपीट करके देखिए, जो नहीं समझ में आया वो कमेंट में पूछ सकते हैं या मैसेज में भी पूछ सकते। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।